आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशंस की। चलिए, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई रेगुलेटरी रिजीम फॉर माइक्रो फाइनेंस ये प्रपोज की है और ये नई गाइडलाइंस बनाई। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो मतलब फाइनेंस, मतलब छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज। छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? जो आपके छोटे लोन्स देंगी, है ना, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत में गरीब ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है। अब उनकी वो 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंस उनको दे दिया जाता है। कुछ लोगों को चलो ठीक है, हम तुमको लोन दे रहे हैं, तुम अपना काम करो और जब तुमको फायदा होगा तो हमको उतना इंटरेस्ट दे देना। तो एक तरीके से पैसा देना, है ना, ताकि गरीबी उनकी कम हो जाए। आप सबको गरीबों का ऐसा तो मतलब भिखारी पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे इकोनॉमिक्स का ये कोर्स है। इकोनॉमिक्स का कह रहा हूँ, मतलब करंट अफेयर्स का कोर्स है, और अभी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। 25 सितंबर तक सारे करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। तो आप हमारे, अब क्योंकि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। हमारे करंट अफेयर्स का जो कोर्स है बहुत ही कम दामों में है। और टेस्ट सीरीज से बताना चाहूँगा कि हर शाम 5 बजे फ्री टेस्ट है आप लोगों के लिए। हर दिन 10 सवाल पूछे जाएंगे और तकरीबन आधे घंटे आपको दिए जाएंगे। तो टोटल 300 सवाल, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम ये टेस्ट आपको देंगे। और 8 अक्टूबर को एक फाइनल 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। तो आरबीआई ने ये नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए प्रपोज किया है। तो अब इसके कोर फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो छोटे लोन देगा ये। दूसरा, जो लो इनकम ग्रुप्स में आते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तीसरा, कोलेट्रल मतलब होता है कि जब भी आप लोन लेने जाते हो कुछ गिरवी रखना होता है ना। यहाँ पे आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं, गरीब है वो क्या गिरवी रखेगा, है ना। और उसके बाद आप रीपेमेंट आराम से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग की यहाँ पे बात की गई है। तो कैसे माइक्रो फाइनेंस डिलीवर की जाती है? कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये 4 तरीके से माइक्रो फाइनेंस जो है वो भारत में डिलीवर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर किसी को, गरीब को भी फाइनेंशियल सर्विस दो। अंत्योदय, जो आखिरी लाइन में अंत्योदय, अंतिम छोर पे जो खड़ा है, उसको भी सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। फिर एसेट क्रिएशन, भाई ये पैसा लेंगे, अब पैसा बचाएंगे थोड़ी ना, पैसे से तो कुछ आता नहीं, पैसा खर्च करेंगे ना। ये पैसे से आता मतलब पैसा थोड़ी ना खाएंगे, ये पैसे को खर्च करेंगे ये। तो एसेट क्रिएशन होगा ना उससे। देन वुमेन, और ये ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस औरतों को दिए जाते हैं। उसके बाद इनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगी। कुछ लोग के पास आइडिया बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये होती है कि वो गरीब होते हैं। बिल गेट्स ने बोला था ना कि अगर आप गरीब पैदा हो रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर गरीब मर रहे हो तो ये आपकी गलती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर पॉवर्टी, गरीबी से आप बाहर आ सकते हो, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बन सकता है। बैकग्राउंड क्या? ये बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ 1983, 1983। और यहां पे औरतों ने ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। अभी भारत में लाखों लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं। उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था? ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। तो अब अभी अगर बहुत सारे देशों में, स्पेशली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे माइक्रो फाइनेंस चलता है। और अब जो एनजीओज हैं वो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, सॉरी, ये इन लोगों की हेल्प करते हैं, राइट। तो ये चीज है। भारत की बात करें तो भारत में थोड़ा सा डिफरेंट है। भारत में पब्लिक बैंक आए, जैसे बाकी देशों में आप एनजीओज को देखेंगे और बाहर से पैसा आता है, लेकिन भारत में बैंक्स इन्वॉल्व हैं। कि इसमें दो चीज, एक तो बैंकिंग सेक्टर लोगों तक पहुंचेगा, बैंकिंग जानकारी, बैंकिंग कितनी फैसिलिटी देता है, बैंक को भी फायदा, और देश को तो हो ही रहा है फायदा, और गरीबों को भी फायदा हो रहा है। तो भारत का एक लिंक है एसएचजी, एनजीओ और बैंक। तब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दे आर नर्चर्ड बाई एनजीओज। अब उसके बाद पहले एनजीओ इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब उसके बाद ये पैसा लेते हैं, और यही एसएचजी जो है वो पैसा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, 1992 से चलता चला रहा, और पिछले 20 सालों से कमाल का काम किया हमने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। 100 लाख एसएचजीज को फाइनेंस किया गया है, और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 1 लाख करोड़ की है। बहुत बढ़िया। तो नाबार्ड बताता है कि भाई ये रिलेशनशिप बैंकिंग है रेदर देन पैरेलल बैंकिंग। बाकी देशों में पैरेलल बैंकिंग, लेकिन हमारे रिलेशनशिप बैंकिंग है। तो 20 सालों में हमने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक तो बड़े हैं,
और उसके बाद जो क्रेडिट है, जो पैसे हैं, वो भी बढ़ा है। हमारे कस्टमर्स भी आते हैं अब, और गरीब आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं, वो पैसे लेने आते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। अभी आप समझिए कि लगभग 10 करोड़ के करीब जो अकाउंट्स हैं पुअर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, गरीबों के, वो मैनेज किए जा रहे हैं, उनको ये फाइनेंसिंग सर्विसेज मिल रही हैं। कई बार कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब मालेगांव कमेटी की बात करें तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मालेगांव कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एम से मालेगांव, एम से माइक्रो फाइनेंस, तो याद रखिएगा। तो आरबीआई ने YH मालेगांव कमेटी बैठाई थी, यही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन्हीं सेक्टर्स के लिए। तो अब इन्होंने रिकमेंड किया, 2011 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ NBFC और MFI का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और MFI। तो अब यही है कि NBFC MFI क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या है। ये नाबार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये, और ये नाबार्ड रन कराती है। पार्शियल गारंटी ऑन पूल्ड लोन्स जिसको बोला गया है, तो इसमें वही है कि लोन की गारंटी रहती है, और PLI स्ट्रक्चर के तहत जो है इसमें NBFC प्रिंसिपल लेंडर है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो प्रिंसिपल लेंडर, मतलब वही आपको लोन देंगी, जो कि माइक्रो फाइनेंस, जो आइडेंटिफाइड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो इसमें आप देख सकते हो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, मिनिमम नेट ओन्ड फंड है 5 करोड़, और 85% एसेट्स जो होते हैं, नेट एसेट्स अदर देन कैश, बैंक बैलेंस एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दिस शुड बी इन नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट जैसे इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, जिसको कुछ टाइम लगता है जब तक वो सेल के लिए रेडी होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, लाल वाला सबसे ज्यादा 40%, साउथ में 27, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा एक्टिव है। और उसके बाद लोन पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आराम से आप देख लीजिएगा कि NBFC, MCA बैंक, NBFC, बाकी सब कितना लोन देते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे रेगुलेशंस की बात करते हैं। अब देखिए ये जो है, ये जो चार्ट है, इसमें पैरामीटर्स, एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC, प्रपोज्ड चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इसमें पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर है माइक्रो फाइनेंस बोरोवर। कौन है बोरोवर? तो जिसकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है, अगर रूरल में, अगर वो गांव में रहता है तो 1,25,000, मतलब लगभग 10,000 के करीब, 8-10,000 अगर वो महीना कमा रहा है, अगर वो गांव में है तो उसको लोन मिल जाएगा। अर्बन में वो 2 लाख के करीब हो जाता है, ठीक है। अभी प्रोपोज्ड चेंजेस क्या है, मतलब अब जो चेंजेस होंगे वो, तो यही क्राइटेरिया जो है दे विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल REs, है ना। अब जितने भी REs हैं, दे शैल हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इन्यूमरेटिंग फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम, मतलब यही चीज है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लिमिट्स कितनी है? लिमिट्स अगर टोटल इंडेटनेस, जो कर्ज है, अगर वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तब। अब इसमें क्या है कि जो लोन है, लिंक द लोन टू द हाउस होल्ड इनकम, जो लोन है उसको हाउस होल्ड इनकम से लिंक कर दो कि उसकी इनकम कितनी है और उसका कर्जा कितना है, ठीक है, उसी हिसाब से लोन दो। तो अब सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करेंगे कि जो EMI है, जो हाउस होल्ड की EMI आएगी, नहीं 50% इनकम से ज्यादा ना हो। मतलब भाई देखो, जैसे मैं हूं, मैं मान लो 10,000 कमाता हूं, मैंने 5,000 उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें मेरी उसी 5,000 को मेरी टोटल इनकम कितनी है उससे लिंक करो, और जो मेरी टोटल इनकम है, जैसे 10,000 है, तो 5,000 से ज्यादा मेरी EMI ना बने। नेचर ऑफ लोन्स कोलेटरल फ्री, आपको कुछ भी नहीं देना है, तो ये चीज है। RE समझते हो ना। अभी एग्जिस्टिंग में लोन अमाउंट कितनी है? 1,25,000 तक का लोन अमाउंट है, जिसमें 75,000 आपको पहले में मिलेंगे। मिनिमम टेन्योर है 2, ये एग्जिस्टिंग है 2 महीने का। और प्रोपोज्ड क्या है कि सारी लिमिट्स हटा दो, कितना भी ले सकते हो, ठीक है। और याद रखिएगा 2 NBFC MFI, इतना ही, 2 बारी आप नो मोर देन 2 NBFC MFI कैन लेंड टू द सेम बोरोवर। यानी कि अगर आप ऐसा 2 NBFC MFI के पास ही जा सकते हो 2 ही बार, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं, अगर सेम बोरोवर है तो। और 50% ऑफ लोन जो है दे मस्ट बी गिवन फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, कि जिससे इनकम जनरेट होगी, जैसे दुकान खोल ली या कुछ। अब जैसे 1 लाख का लोन है तो 50,000 इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए दिया जाएगा। अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। तो डेफिनेटली जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो काफी बढ़िया हैं, और एग्जिस्टिंग चेंजेस को खत्म करेंगे। भाई यही होता है कि जो कोई चीज आती है, जैसे अब GST है, अब GST में अभी तक 6,500 बार वो चेंज हो चुका है,
जब से वो आया है। रीपेमेंट पीरियोडिसिटी, माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स और एनबीएफसी एनएफएसआई आर परमिटेड टू रीपे वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली। या तो आप हफ्ते में दे दो या मंथली या फोर्टनाइटली, ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी, भाई जो पैसा ले उसकी इंस्टॉलमेंट भी दोगे कि नहीं, ये चीज आप, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट है, ये अच्छी बात है कि आप अपने हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कॉमन सेट ऑफ रूल्स है, सबके लिए रूल्स एक ही हैं, सबके लिए डेफिनेशन एक है। इंटरेस्ट कैपिंग है, इंटरेस्ट रेट को कैप किया, कम किया गया है ताकि मल्टीपल लेंडिंग, मतलब एक बोरोवर जो है, मतलब जो एनबीएफसी एमएफआई है, वो मल्टीपल लोन्स दे सकती है एक ही बोरोवर को, तो वो भी कोई इशू नहीं है। अब जो माइक्रो लोन्स हैं, जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है उससे 50% से ज्यादा उसकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। प्री पेमेंट पेनल्टी, मतलब वही कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, लेकिन चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले एमएफआई चलेंगी कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी, भाई इनके पास खुद ही पैसा नहीं है, यही प्रॉब्लम है। दे आर सोशली ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन। अब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करता है, गरीबी को हटाने के लिए काम करते हैं। तो इसमें अब जब प्रॉफिट इनको नहीं होगा तो भाई मतलब इतना दानवीर जो होता है वो कोई होता नहीं है। तो इसीलिए फाइनेंशियल कैपिटल जो है इनके पास ज्यादा नहीं रहती। दैट्स वाई दे चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ताकि सस्टेन रह सके। इसीलिए आप देख सकते हो 10% और 12% तक इंटरेस्ट रेट जाता है इनका। तो यही चीज है। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स, एसएलआर और सीएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व्स रेशियो। अदर देन कैश, आपके पास कुछ कैश होना चाहिए ना, बैंक के पास कुछ कैश होना चाहिए। 4% है अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो 4% तो कम से कम आपके पास कैश होना चाहिए। एसएलआर अभी कितना है? 20% है, आप देख लेना। तो बाकी जो गोल्ड फॉर्म और जो ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म, उसको कहते हैं एसएलआर। तो ये जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स पे भयानक इफेक्ट। इतना तो आपको कैश मेंटेन करना है, इतना एसएलआर का होगा, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो पैसा आपको रिजर्व करके रखना है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट मार्जिन इनका काफी कम हो जाता है, तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। भाई पैंडेमिक ने सबकी हालत बर्बाद कर दी है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की भी हालत बर्बाद कर दी है। और लोन दिया नहीं लोगों ने, जैसे गरीबों को इन्होंने बहुत लोन बांटा, क्योंकि उन्होंने गरीबों को लोन बांटा, पैंडेमिक आ गया, गरीब मतलब जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा नहीं था, पैंडेमिक की वजह से ये लोन रीपेमेंट हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से इनकी बैंड बजी, तो मुश्किल था। तो अभी रिव्यू करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ओवर इंडेटनेस ऑफ बोरोवर्स। अभी करंट रेगुलेशन क्या है कि एनबीएफसी एमएफआई सेम बोरोवर को 2 ही बार पैसा दे सकते हैं, लेकिन अभी प्रपोज रेगुलेशन में आप दे सकते हो। अब स्मॉल बोरोवर जो हैं वो मल्टीपल लोन्स लेते हैं सेवरल लेंडर्स से, जिसकी वजह से ओवर इंडेटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से रिपेमेंट में डिफिकल्टी आती है। तो ये चीज है। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड। देखो इंटरेस्ट रेट सीलिंग जो है वो मतलब हायर है। अगर एनबीएफसी एमएफआई की बात करें तो जो लेंडिंग रेट्स होते हैं बैंक्स के, वो इसी सीलिंग रेट के अराउंड ही घूमते रहते हैं। लोअर कॉस्ट, मतलब देखो इंटरेस्ट रेट कब, आप ये तो बहुत पैसा लो तब अलग, लेकिन आप इतना कम पैसा ले रहे हो और इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, तो इसीलिए जो बोरोवर जो पैसा लेता है उसको इतने बेनिफिट्स मिलते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर लो इनकम बोरोवर्स, देखिए कोलेट्रल चाहिए नहीं, लेकिन अभी तो एग्जिस्टिंग में तो आपको चाहिए ही होता है। तो अब जो लेंडर जो पैसा दे रहे हैं उनके वो करीब, जिनके पास जो इतना कम पैसा ले रहे हैं उनके पास क्या होगा देने के लिए। अगर उनके पास कुछ देने के लिए होता तो वो आपसे पैसा लेते। तो इसीलिए जो बोरोवर्स है वो काफी लो इनकम है, इनके पास कुछ बोरो करने के लिए होता ही नहीं है, ये चीज। और जो बोरो भी जो कोलेट्रल भी ये देते हैं वो भी बहुत ही कम पैसे का, वो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो डेफिनेटली दे विल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो भाई कहीं से उधार ले लिया, बैंक हम नहीं जाएंगे माइक्रो फाइनेंस के, हम कहीं और से उधार ले लेंगे, उनका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो सेक्शन 8 कंपनीज, ये जो दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फंडिंग नीड्स ऑन पब्लिक फंड्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये किस पे डिपेंड है? दे आर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक फंड्स। अब पब्लिक फंड्स कहां से आएंगे? बैंक्स के पास पब्लिक फंड्स होते हैं ना, या बाकी फाइनेंशियल जो वहां से पैसा उठाते हैं। तो कुछ भी गड़बड़ होगी तो सीधा फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्क जाता है, तो पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम में आती है।
तो ये सारी चीजों को सही करना जरूरी है। कंक्लूजन यही है कि आरबीआई का जो ये डॉक्यूमेंट है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए, ये बदलेगा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, पूरी तरीके से बदलेगा। तो गाइडलाइंस में वो रिफॉर्म्स हैं जो अभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को बदलेंगे, और वो रिफॉर्म्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को बदल सकता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। फिलहाल आगे देखेंगे क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। इसमें कौन कौन आता है? दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सर्विस किसको दी जाती है? मतलब जो सर्विस है माइक्रो फाइनेंस के अंदर वो कौन कौन सी? क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, फंड्स ट्रांसफर, ये चारों ही फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।